दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान.com में। दोस्तों आज की हमारी ट्रिक है कुंवारी मिस रुको ना रब को मना लो। कुंवारी मिस रुको ना रब को मना लो। तो दोस्तों आज हम इस ट्रिक के माध्यम से सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के बलबन तक की जानकारी हासिल करेंगे। और इस ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो शासक थे जिनका एक लंबा क्रम है सल्तनत काल में, वो किस क्रम में आए, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे। तो अब हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे सल्तनत काल। दोस्तों इस वीडियो के पहले भी हमने महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया उसके बारे में जानकारी हमने दी हुई थी, तो आप पिछला वीडियो देखकर उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इस ट्रिक के बारे में और इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि देखिए क्या क्या नाम शामिल हैं। तो यहाँ कु से शामिल है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला नाम। दूसरा नाम आरी से है आराम शाह, मिश से है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। रुकोना से है रुकनुद्दीन फिरोज, रा से है रजिया, बा से है बहराम शाह, मा से है मसूद शाह, ना से है नासिरुद्दीन महमूद, और यहाँ लो से आप बलबन मान लीजिए। हम सभी जानते हैं कि बलबन ही इसका महत्वपूर्ण शासक, अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। अब तो ये हो गए हमारा क्रम हो गया सल्तनत काल के जो शासक थे। और एक देखिए बड़ा लंबा क्रम है, बाद में भी कैकुबाद और कैखुसरो, कैकुमरसी, ये 3 शासक आए हुए हैं, उनकी भी थोड़ी सी हम जानकारी देंगे। पहले अब हम जान लेते हैं कि इन शासकों ने के जो महत्वपूर्ण कार्य, खासतौर से वो कार्य या वो जानकारियाँ जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, वो आपको हम इसके माध्यम से बताते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सल्तनत काल का गुलाम वंश था, और गुलाम वंश इसे इसलिए कहा जाता है कि इसकी नींव की स्थापना गुलामों के द्वारा ही की गई। यानी कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी द्वारा खरीदा गया एक गुलाम था, लेकिन इसने अपने रण कौशल से, रणनीतियों से बहुत कुछ हासिल किया और सत्ता तक स्थापित कर दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हम यहाँ ये देख लेते हैं कि इसने 1192 में कुतुब मीनार की स्थापना कराई। हालांकि ये अभी गद्दी पर नहीं बैठा था, अभी मोहम्मद गोरी के ही अधीन कार्य कर रहा था। इसका जो शासन काल है वो 1206 से 1210 तक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक माना जाता है। लेकिन गोरी ने चूंकि काफ़ी बड़े हिस्से पर भारत के आक्रमण किया, तो हिस्सों को बांट करके कई लोगों को दे दिया और वहाँ का शासन उन लोगों ने उसके रहते हुए चलाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कुतुब मीनार की स्थापना कराई। इसे माना जाता है कि 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था, उस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया एक ये विजय स्तंभ है। अब हम कुतुब मीनार की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कुतुब मीनार की जो निर्माण की शुरुआत थी, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराई गई, लेकिन इसे इल्तुतमिश द्वारा माना जाता है कि पूर्ण रूप प्रदान किया गया। यानी तीसरी मंजिल तक जो है इल्तुतमिश ने इसे बनवा दिया था। बाद में माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे 5वीं मंजिल तक बनवाया और आखिरी जो बनवाया, जो इसके द्वारा कार्य कराया गया, फिरोज शाह
तुगलक के द्वारा कराया गया। तो इस तरीके से कुतुब मीनार के बारे में भी जानकारी हमें इससे मिल जाती है। इसके बाद ये तो हो गया इसका एक कार्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथ में और भी कई कार्य किए। पहले हम बात निर्माण कार्यों की कर रहे हैं कुतुब मीनार की, तो इसने दो और महत्वपूर्ण इमारतों की बात कर लेते हैं। इसमें से एक है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और एक है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों इमारतें हमारी हैं अजमेर में। इनमें से एक माना जाता है कि जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, और एक माना जाता है संस्कृत विद्यालय जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसके पहले वहाँ संस्कृत विद्यालय था, उसे तोड़कर इसे बनाया गया था। तो ये दो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स और हैं, स्थापत्य कला का नमूना और है, जो कि अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम ताई कहा जाता है। द्वितीय हातिम ताई ये इसे इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत दानवीर था, बहुत ज़्यादा दान करता था, और कहते हैं लाखों में दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहते थे। लाखों में दान करने का से लाख बख्श भी कहा जाता था, द्वितीय हातिम ताई भी कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण इमारतें हो गई कुतुब मीनार को मिलाकर, और ये जानकारी हो गई। तो ये बात हो गई ऐबक की। और ऐबक के में 2 दरबारी इतिहासकार भी बहुत महत्वपूर्ण थे ऐबक के, उनका भी नाम आप जान लें। उनमें से एक दरबारी इतिहासकार थे फक्र ए मुदव्विर, और दूसरे थे हसन निजामी। तो ये 2 मुख्य दरबारी साहित्यकार थे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में थे। तो इस तरह से हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर 1210 तक जिसने शासन किया, लेकिन इसने शासन दिल्ली से न चलाकर लाहौर से चलाया, और जो दिल्ली से मुख्य शासन चलाया था वो हमारा इल्तुतमिश ने चलाया था। इसीलिए इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। तो 1206 से 1210 तक रहा ऐबक। 1210 से 11 में रहा आराम शाह, और आराम शाह के समय में 1211 में जूंद का युद्ध हुआ, और ये किससे हुआ? इल्तुतमिश से। इसमें इसका परिणाम ये निकला कि आराम शाह हार गया, इल्तुतमिश जीत गया, और इल्तुतमिश के हाथों में सत्ता आ गई। सिर्फ जून का युद्ध ही आराम शाह के उस केस में महत्वपूर्ण होता है। अगर प्रश्न बनता है तो 2 प्रश्न बनते हैं कि या तो कुतुबुद्दीन के बाद कौन सा शासक आया, और दूसरा ये कि जून का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ। तो ये दोनों जानकारियाँ आपको इसके माध्यम से मिल गई। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक माना जाता है। इल्तुतमिश ने वाकई बहुत सुधार किया, और चूंकि पहले से ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चीज़ों को स्थापित कर ही दिया गया था, लेकिन इसने उन चीज़ों को और मजबूती के साथ खड़ा किया और एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की। इसमें इसने क्या किया कि मजबूत साम्राज्य की स्थापना के लिए इसने इक्ता प्रणाली की व्यवस्था की। इक्ता प्रणाली, क्योंकि पहले क्या था कि जागीरें बांट दी जाती थी, और जागीरों के माध्यम से ही जो शासक था उसके अधीन कार्य करने वाले लोग उन जागीरों को अपने पास रखते थे, और उस पर एक छोटे राजा की तरह वहाँ कार्य करते थे। तो वो मजबूती, जिससे राजा मजबूत हो जाए, ऐसी कोई मजबूती उन्हें नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उसमें योग्यता का सिद्धांत लागू नहीं होता था। ऐसी व्यवस्था में जिस जागीरदार के पास जो जागीर होती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस क्रम में चलता रहता था। ऐसे में योग्यता ऊपर नहीं आ पाती थी। इसलिए इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ
एकता प्रणाली का प्रारंभ किया। इसमें योग्यता का सिद्धांत का पूरी तरह से पालन किया गया, क्योंकि एकता पूरी तरह से केंद्र में जो शासक होता था उसके अधीन होता था और एकता किसी को भी दिया जा सकता था, ये वंशानुगत नहीं होता था। तो एकता प्रणाली हो गई। दूसरा, अगर अब आपको राज्य चलाना है तो वहाँ पैसा भी चाहिए होगा, तो इसने क्या किया, चूँकि अपने हिसाब से पैसा की प्रणाली को ही बनाया और इसने तांबे के जीतल जो कि तांबा का था, उस सिक्के को चलाया। इसके साथ ही इसने कुछ महत्वपूर्ण विजय करी, और ऐसी विजय करी जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। इसमें से इसकी, क्योंकि जब ये आया था तो कुबाचा और एक दो और शासक ऐसे थे जो कि ऐतगीन कुबाचा, ये इसके रिलेटिव्स होने के साथ साथ इसके अगेंस्ट भी थे। वो चाहते थे कि शासन वो करें, ना कि ये। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लीजिए कि इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है, क्योंकि ऐबक ने ही इल्तुतमिश को दासों के बाजार से खरीदा था, इसलिए इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में आ चुका है। अब बात करते हैं कि इसने कौन सी महत्वपूर्ण विजय करी। तो उनमें से पहली विजय है हमारी 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध। यह युद्ध भी कुबाचा और इल्तुतमिश इनके बीच लड़ा गया, जिसमें कि कुबाचा सिंध में डूबकर मर गया जब पराजित हो गया। तो 1215 के तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश की विजय हुई। ये एक महत्वपूर्ण युद्ध हो जाता है। और उसके बाद 1221 में इसी के समय में चंगेज खां जो मंगोल शासक था, उसने जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए वो भारत तक आया। और ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन मंगबरनी, जो कि अपनी प्राण की रक्षा करना चाहता था, उसने आकर इल्तुतमिश से शरण मांगी कि वो उसे शरण दे, उसकी रक्षा करे। लेकिन इल्तुतमिश को पता था कि चंगेज खां बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और ऐसे में उससे लड़ा नहीं जा सकता है, तो उसने इसमें तटस्थ रहना ही उचित समझा और मंगबरनी को मदद के लिए मना कर दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश के समय में कौन सा मंगोल शासक आया था जिसने आक्रमण किया, जो आक्रमण करते हुए भारत की ओर आया, तो वो था चंगेज खां। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि चंगेज खां आखिर किस शासक का पीछा करते हुए यहाँ पर आया था, तो वो था जलालुद्दीन मंगबरनी। इस जलालुद्दीन मंगबरनी ने ही इल्तुतमिश से सहायता मांगी और इल्तुतमिश ने इसे मना कर दिया। उसके बाद आती है 1231 की ग्वालियर विजय। इस ग्वालियर विजय में मंगलदेव नाम के जो शासक थे, ग्वालियर में मंगलदेव नाम के शासक थे, उन्हें इल्तुतमिश ने पराजित किया। इस ग्वालियर विजय से उत्साहित होकर के ही इल्तुतमिश ने चांदी के टंके पर अपनी बेटी रजिया का नाम लिखवाया था। 1231 की ग्वालियर विजय के बाद ही इल्तुतमिश ने रजिया का नाम चांदी के टंके पर लिखाया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम भी इल्तुतमिश ने ही लिखवाना प्रारंभ किया। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया। अब इसके साथ ही, चूंकि इसने नया साम्राज्य स्थापित किया था और ऐसे में इसे विश्वसनीय अधिकारियों की भी आवश्यकता थी, सहयोगियों की भी आवश्यकता थी, जिनके माध्यम से ये अपने शासन को मजबूत कर सके, साम्राज्य को विस्तारित कर सके। इसलिए इसने चालीहा यानी तुर्कान ए चहलगानी या 40 सरदारों की एक टीम बनाई और इस टीम के माध्यम से उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। साथ ही इसने
इसके समय में दो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। एक थे मिन्हाजुद्दीन सिराज, दो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, मिन्हाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन। मिन्हाजुद्दीन सिराज की एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसे कहते हैं तबकात ए नासरी। तो ये दो इतिहासकार या जो इसके साहित्यकार थे वो मिन्हाजुद्दीन सिराज थे, मलिक ताजुद्दीन थे। मिन्हाजुद्दीन के सिराज की प्रसिद्ध रचना है तबकात ए नासरी। तो इस तरह से इल्तुतमिश का शासन 1211 से 1236 तक चला। इसके बाद जो शासक आया वो बहुत ही अल्प समय के लिए रहा और उसे कहा जाता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज से बस एक ही महत्वपूर्ण बात आती है, कुछ दिन तक इसका शासन चला था, बाद में इसे मार दिया गया। तो इसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, इसको याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आ जाता है। इसकी माँ शाह तुर्कान ने रुकनुद्दीन फिरोज के समय में जो पूरा शासन था वो अपने हाथों में ले लिया और इसे बहुत ही दुष्ट या क्रूर माना जाता है। इसीलिए इससे अधिकारी और जनता सभी परेशान हो गए और जब इससे परेशान हो गए तो इनको हटाकर जनता के द्वारा पहली बार सल्तनत काल में किसी को शासन दिया गया और सबसे बड़ी बात वो थी एक महिला, और इसका शासन चला 1236 से 40 तक। अब रजिया को चूंकि शासन चलाना था और वो महिला थी, साथ ही उसके साथ तो लगभग सभी मुस्लिम सरदार थे और वो नहीं चाहते थे किसी महिला का शासन उनके ऊपर हो। इस कारण से रजिया को अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसने अपनी इस छवि से उबरने के लिए, लोगों की मानसिकता बदलने के लिए कुभा और कुलाह यानी कि एक सिर पर टोपी और एक अलग तरीके का वस्त्र जो था कोट टाइप का वो पहनना प्रारंभ किया। इसे अक्सर विद्रोहों का सामना करना पड़ता रहा। इसने अपने ही एक सरदार अल्तुनिया से विवाह कर लिया और बाद में इसी के साथ ही थट्टा में इसका वध कर दिया गया। रजिया के बाद मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद दो शासक आए। नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही बलबन को अमीर याखुर और महत्वपूर्ण पद और शक्तियां प्रदान की गई बलबन को। चूंकि बलबन का विवाह इसकी पुत्री से हो गया था। बलबन बहुत ही महत्वाकांक्षी था और बलबन के लिए भी एक कहानी फेमस है कि जब इसे ये भी दास था, जब इसे दासों की बाज़ार से ख़रीदा जा रहा था तो ये बहुत कुरूप था, तो इसे कोई भी ले नहीं जाता था। तो इसने फाइनली जब इसे ख़रीदा जाना, मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो इसने कहा कि मुझे ख़रीद लो, मैं बहुत योग्य हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसके बाद इसे ख़रीदा गया और बाद में इसने सिद्ध किया कि इसमें कितनी योग्यता थी। अब हम बात करेंगे बलबन की। बलबन जो है 1266 से लेके 87 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने लाल महल बनवाया, लाल महल, और इसे कहा जाता है ये ईरानी परंपरा, फारस की जो बिल्डिंग्स होती थी उनके अनुसार बना हुआ था। बहुत ही शानदार बना हुआ था और इसका जो गलियारा था वो बहुत लंबा था। और इसने क्या किया कि चूँकि ये एक गुलाम था और इसे अगर अपनी स्वीकृति साम्राज्य में दिलानी थी, मजबूती से स्थापित करना था, तो इसे कुछ विशेष कार्य करने पड़े। जैसे इसने जो है फ़ारसी शान शौकत को बढ़ावा दिया।
फारस का नौरोज़ त्यौहार मनाना प्रारंभ किया, नौरोज़ त्यौहार इसने मनाना प्रारंभ किया। साथ ही लाल महल का निर्माण कराया और सिजदा पाबोश की प्रथा चालू कराई, जिसमें होता था कि कोई भी व्यक्ति आता तो जो सम्राट के सामने, सुल्तान के सामने पूरा लेट जाता था और उसके पैरों को चूमता था। तो सिजदा और पाबोश की प्रथा इसने चालू कराई और साथ ही इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए ये बोला करता था कि जब मेरे सामने से कोई निम्न कुल का व्यक्ति गुजरता है तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और मेरा हाथ तलवार की मूठ पर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से इसने अपना जो है दबदबा बनाने का प्रयास भी किया। साथ ही जब भी कोई विद्रोह होता था तो उसे बहुत बुरी तरह से दबाता था। वहाँ बच्चे, महिलाएं, पुरुष किसी को भी नहीं छोड़ा जाता था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। और इसी में एक फेमस विद्रोह था बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह। और ये विद्रोह इसने इस तरह से दबाया कि उसके बाद किसी की विद्रोह करने की हिम्मत नहीं हुई। बलबन के समय में ही मंगोलों ने भी कई आक्रमण किए। इस चलते इसने अपने एक शहजादे को मंगोलों के खिलाफ इसने अपने एक पुत्र को इस आक्रमण में भेजा और उसके पुत्र का नाम था शहजादा मोहम्मद। तो अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को मंगोलों के खिलाफ जब आक्रमण हुआ उसमें भेजा। इस युद्ध में शहजादा मोहम्मद मारा गया। माना जाता है कि इसकी याद में ही इतना गम हुआ कि बलबन मर गया। बलबन ने अपने मृत्यु के पहले अपने एक पुत्र बुगरा खां को सत्ता सौंपने का प्रयास किया, लेकिन बुगरा खां ने कहा कि मुझे सत्ता में नहीं बैठना है, मुझे राजनीति से लगाव नहीं, और वो वहाँ से चला गया। इसके बाद कैकुबाद को सत्ता दी गई और कैकुबाद बुगरा खां का पुत्र था और ये पहला ऐसा सल्तनतकालीन शासक था जिसे अपने पिता के जीवित रहते ही राजगद्दी हासिल हो गई थी। और इसके बाद कै खुसरो और कैक्यूमर्स ने भी शासन किया। इन शासक के बाद खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। तो अभी तक हमने जो शासक थे इनके बारे में, जो गुलाम वंश था इसकी जानकारी ली, और गुलाम वंश के शासक जो क्रम से थे, कुंवारी मिस्र, रुको नारब को मना लो, इसके माध्यम से सारे शासक पढ़े, उनने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए उनकी भी जानकारी ली। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई प्रश्न आपको लगता है या कोई टॉपिक लगता है जो आपको समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इस चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी देने की। धन्यवाद।